हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। परीक्षा मंथन के सीरीज में आज का हमारा सेशन आर्थिक परिदृश्य का है। परीक्षा मंथन से संबंधित इससे पहले के सारे वीडियो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वहां पे जाकर के आप उन वीडियो को देख लीजिए। परीक्षा मंथन करेंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान विशेषांक 69th बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो है 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना भारत। जीएसटी जैसे ऐतिहासिक सुधारों और सड़क, बंदरगाह व ऊर्जा क्षेत्र जैसे बुनियादी ढांचे व भारी खर्च के दम पर भारत 9 साल में 10वें स्थान से उछलकर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस फैक्ट को याद रखेंगे। भारत जो है कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विदित हो कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 10वें स्थान पर था। 2014 में कितने स्थान पे था? तो 10वें स्थान पे, और वर्तमान में 5वें स्थान पे आ गया है। ब्रोकरेज कंपनी बर्नस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 9 सालों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक के कई साल के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि सुस्त रही, लेकिन सरकार ने नए सुधारों के जरिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। इसमें क्या क्या शामिल है? तो डिजिटलीकरण, अर्थव्यवस्था को संगठित करना, बेहतर नीतिगत माहौल के विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करना और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाना शामिल है। भारत की सफलता में वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण की बड़ी भूमिका रही है। 2014 के बाद से खोले गए 50 करोड़ जनधन खातों की बदौलत बैंक खाते वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 2021 में 77% से अधिक हो गई। 2011 में यह 33% रही थी। 2022-23 तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो 2013-14 में 74,000 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट है भारतीय बाजारों में एफपीआई निवेश। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई का सकारात्मक रुझान बना हुआ है। 21 जुलाई 2023 तक एफपीआई घरेलू इक्विटी बाजारों में 43,804 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। इसमें स्टॉक एक्सचेंज, प्राइमरी बाजार और थोक सौदों के जरिए किया गया निवेश शामिल है। डिपॉजिटरी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एफपीआई 2023 में अब तक इक्विटी बाजारों में 1,20,211 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश कर चुके हैं। चालू वित्त वर्ष में एफपीआई निवेश अप्रैल में 11,631 करोड़ रुपये, मई में 43,838 करोड़ रुपये और जून में 47,148 करोड़ रुपये रहा है। डेट बाजारों में भी एफपीआई ने इस वर्ष में अब तक 19,354 करोड़ रुपये का निवेश किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक एफपीआई इक्विटी में 1,46,421 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं, जबकि डेट बाजार में, ये डेट नहीं डेब्ट है, डीबीटी, 15,892 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। नेक्स्ट है गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक। 20 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने चावल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का यह फैसला खुदरा कीमतों को काबू में रखने के लिए किया गया है। इसमें देश में तो चावल की कीमत में गिरावट आएगी, लेकिन दुनिया भर में चावल की कीमतें बढ़ सकती है। उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। बता दें कि कुल निर्यात में दोनों किस्मों के चावल का हिस्सा काफी ज्यादा है। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में
गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी 25% है। भारत से गैर बासमती सफेद चावल का कुल निर्यात वित्त वर्ष 22-23 में $42 लाख के करीब था। इससे पिछले साल में निर्यात $26.2 लाख था। विदित हो कि भारत प्रमुख रूप से थाईलैंड, इटली, स्पेन, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका को गैर बासमती चावल निर्यात करता है। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। जुलाई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में इच्छुक देशों के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन को रुपये में निपटाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया। विदित हो कि वर्तमान में अमेरिकी डॉलर प्रमुख मुद्रा है, जिसका उपयोग देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेनदेन में रुपये का बढ़ता उपयोग शामिल है। इस फैक्ट को याद रखेंगे। भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है? इस प्रक्रिया में आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपये को बढ़ावा देना है और फिर अन्य चालू खाता लेनदेन के बाद पूंजी खाता लेनदेन में इसका उपयोग शामिल है। वैश्विक बाजार में किसी भी मुद्रा की स्वीकार्यता मुख्य रूप से उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है निवेश के लिए सबसे आकर्षक उभरता बाजार भारत। हाल ही में जारी इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट अध्ययन के अनुसार भारत वर्ष 2023 में निवेश के लिए सबसे आकर्षक उभरते बाजार के रूप में चीन से आगे निकल गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत मजबूत जनसांख्यिकी, राजनीतिक स्थिरता और सक्रिय विनियमन के कारण विश्व में सबसे आकर्षक उभरता हुआ बाजार बना है। भारत ऋण निवेशकों के लिए आकर्षक प्रतिफल, अनुकूल मुद्रा दृष्टिकोण और मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांत प्रदान करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक तथा निजी दोनों बाजारों में कवरेज बढ़ाने के मामले में भारत को शीर्ष स्थानों में स्थान दिया गया है। नोट में कहा गया है, इस रिपोर्ट ने उभरते बाजारों में निवेश की चुनौतियों और जोखिमों को स्वीकार किया तथा संप्रभु निवेशकों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन एवं प्रबंधन करने की सलाह दी। नेक्स्ट है GSTN को PMLA के दायरे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क GSTN को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के दायरे में लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की। यह बदलाव धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66 के तहत किया गया है, जो सूचना के खुलासे का प्रावधान करती है। विदित हो कि इसका उद्देश्य धन शोधन और वस्तु एवं सेवा कर संबंधी धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों को और मजबूती प्रदान करना है। यह अधिसूचना वर्ष 2006 की अधिसूचना का संशोधित रूप है। इससे PMLA अधिनियम 2022 के प्रावधानों के तहत GSTN प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED और वित्तीय खुफिया इकाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU के बीच जानकारी के बेहतर साझाकरण की सुविधा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है GST परिषद की 50वीं बैठक। जुलाई 2023 में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद ने अपनी 50वीं बैठक में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों में परिवर्तन करने के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ के लिए नियम तय किए। इस परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ के लिए लगाए गए दाव के पूर्ण अंकित मूल्य पर एक समान 28% कर लगाने का निर्णय लिया। इस बैठक में बिना पकाए या बिना तले हुए स्नैक पैकेट और मछली में घुलनशील पेस्ट की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई। नकली जरी धागे सूत की कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई। सिनेमा हॉल के अंदर
उपभोग किए जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थ की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। मूवी सेवाओं पर पहले के 18% कर के बजाय इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना कर की दर को घटाकर 5% कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों वाले खाद्य पदार्थों को जीएसटी से छूट प्रदान की है। नेक्स्ट है भारत का निर्यात आउटलुक। जुलाई 2023 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए निर्यात लक्ष्यों की घोषणा के साथ टारगेट रेंज अप्रोच अपनाने का निर्णय लिया है। विदित हो कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वस्तु निर्यात में रिकॉर्ड 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के बावजूद भारत के आउटबाउंड शिपमेंट को वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में कई प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल निर्यात लक्ष्य हासिल करना है, जिसमें सेवाओं और वस्तुओं के निर्यात का योगदान 1 ट्रिलियन डॉलर का होगा। वित्त वर्ष 2022-23 में निर्यात 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। नेक्स्ट है भारत का शीर्ष निर्यात। जुलाई 2023 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी देश से होने वाले कुल वस्तु निर्यात में 10 जिलों की हिस्सेदारी 38.02% है। 90 जिलों की हिस्सेदारी 46% है, यानी कि देश में 100 जिलों से 84% निर्यात होता है। बाकी 580 जिलों से सिर्फ 16% निर्यात किया जाता है। विदित हो कि गुजरात के जामनगर जिले से 50 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात किया जाता है और देश के वस्तु निर्यात में अकेले जामनगर की हिस्सेदारी 12.18% है, जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा से होने वाले कुल निर्यात से अधिक है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2022-23 में 422 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात हुआ था। शीर्ष 10 जिले की निर्यात में हिस्सेदारी। निर्यात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जामनगर का है, इसके बाद सूरत का, इसके बाद मुंबई सब अर्बन का, इसके बाद मुंबई का, फिर पुणे का, फिर भरूच का, फिर कांचीपुरम का और फिर अहमदाबाद का, फिर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश और फिर बेंगलुरु अर्बन। तो ऊपर से 3 आप लोग याद रखेंगे। सबसे अधिक निर्यात में हिस्सेदारी जामनगर का है, फिर सूरत और फिर मुंबई सब अर्बन। निर्यात करने वाले शीर्ष राज्य की हिस्सेदारी। सबसे ज्यादा निर्यात गुजरात से होता है, फिर महाराष्ट्र से, फिर तमिलनाडु से, फिर कर्नाटक से, फिर उत्तर प्रदेश से, फिर आंध्र प्रदेश से, फिर उड़ीसा से, फिर हरियाणा, इसके बाद पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। तो इसमें ऊपर से 3 राज्य याद रखेंगे। निर्यात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसका है? तो गुजरात का, फिर महाराष्ट्र का और फिर तमिलनाडु का। गुजरात की हिस्सेदारी भी याद रखेंगे 30.05%, महाराष्ट्र का है 17.33% और तमिलनाडु का है 8.33%। नेक्स्ट है भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात। मार्च 2023 में समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्यात आंकड़ों के अनुसार 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के निर्यात के साथ तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में भारत का प्रमुख निर्यातक बन गया है। 4.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे और 4.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 1 नंबर पे है तमिलनाडु, सेकेंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश और 3rd नंबर पे है कर्नाटक।
नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रोजलिंड। 28 जून 2023 को डिजिटल परिवर्तन समाधान प्रदाता यूएसटी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं सीबीडीसी के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बीआईएस और बैंक ऑफ इंग्लैंड बीओई के नेतृत्व में एक पहल प्रोजेक्ट रोजलिंड में शामिल हो गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों पर सीबीडीसी के संभावित प्रभाव का पता लगाना और एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई एपीआई परत विकसित करना है जो सुरक्षित और कुशल खुदरा सीबीडीसी भुगतान के लिए केंद्रीय बैंक खाता बही निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के बीच बातचीत को सक्षम कर सके। प्रोजेक्ट रोजलिंड ने खुदरा सीबीडीसी प्रणालियों का समर्थन करने और विभिन्न उपयोग के मामलों के माध्यम से सुरक्षित सीबीडीसी भुगतान की सुविधा प्रदान करने में एपीआई परतों की भूमिका की खोज करके केंद्रीय बैंक नवाचार को उन्नत किया है। नेक्स्ट है गेहूं और दालों के भंडारण पर सीमा। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा जमाखोरी को रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बृहत श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं तथा प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा रखने योग्य गेहूं, तूर और उड़द दाल के स्टॉक भंडार पर सीमाएं निर्धारित की है। विदित हो कि तूर और उड़द की दाल पर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसीए 1955 को लागू कर दिया गया है। सीमा निर्धारण के कारण फरवरी 2023 में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और उच्च तापमान के कारण कुल गेहूं उत्पादन में कम उत्पादन से कीमतें बढ़ती हैं जो सरकार की खरीद कीमतों से अधिक हो जाती है, जिससे आपूर्ति स्थिरता प्रभावित होती है। ओलावृष्टि के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 5.23 लाख हेक्टेयर गेहूं की फसल को नुकसान होने का अनुमान है। प्रमुख तूर उत्पादक राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में अत्यधिक वर्षा और जल जमाव के कारण बुआई और उत्पादन में कमी के कारण जुलाई 2022 के मध्य से तूर की कीमतों में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि व्यापारियों, थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा 3000 मीट्रिक टन निर्धारित है। इसके साथ ही खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक बिक्री केंद्र पर 10 मीट्रिक टन होने के साथ बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए अभी डिपो संयुक्त पर 3000 मीट्रिक टन तक निर्धारित की गई है। सीमा निर्धारण का प्राथमिक उद्देश्य बाजार में गेहूं की कीमतों को स्थिर करना है। नोट: खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसीए 1955 लाया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार हेतु राज्य सरकारों को नियंत्रण प्रदान करना है ताकि मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया जा सके। खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो लाया गया था आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसीए 1955। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है पीएलआई निवेश और रोजगार, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम को वर्ष 2020 में शुरू किया गया। अब तक 14 सेक्टरों में पीएलआई की घोषणा की गई है, लेकिन अभी मुख्य रूप से 6 सेक्टर में ही पीएलआई स्कीम के तहत उत्पादन शुरू हो सका है। इन 6 सेक्टरों में पिछले 3 सालों में 46,800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 3.78 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ये 6 सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स व ऑटो कंपोनेंट्स व व्हाइट गुड्स है। विदित हो कि पीएलआई स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और फूड प्रोसेसिंग काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ई बाइक से जुड़े
कंपोनेंट्स व फुटवियर सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम लाने पर विचार चल रहा है। पीएलआई स्कीम के तहत इन 14 सेक्टर को 1.97 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाना है, लेकिन इस इंसेंटिव को हासिल करने के लिए निर्माताओं को हर साल अपने उत्पादन में इंक्रीमेंटल बढ़ोतरी करनी होगी। मार्च 2023 तक पीएलआई स्कीम के तहत सिर्फ 2900 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का भुगतान किया गया है। नेक्स्ट है खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 की खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी प्रदान की। प्रमुख फसलों का समर्थन मूल्य प्रति कुंटल निम्नलिखित है। धान A+ का है 2203 रुपये, साधारण धान का है 2183 रुपये, मूंग का है 8558 रुपये, कॉटन का है 7020 रुपये, ज्वार का है 3225 रुपये, बाजरा का है 2500 रुपये, रागी का है 3846 रुपये, सोयाबीन का है 4600 रुपये, अरहर का है 7000 रुपये और उड़द का है 6950 रुपये। जिसमें आप लोग धान को जरूर ही याद रखेंगे। धान का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धान का एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है। तो धान साधारण धान का है 2183 रुपये और धान A+ का है 2203 रुपये। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी यह किसानों को भुगतान की जाने वाली गारंटी युक्त राशि है जिस पर सरकार उनकी उपज खरीदती है। केंद्र सरकार 22 फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा करती है। तो इसको भी याद रखेंगे कि सरकार जो है कितने फसलों पर एमएसपी लागू की है, तो 22 फसलों पर। और गन्ना पर क्या लागू किया गया है, तो गन्ना पर किया गया है एफआरपी। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट में भारत शीर्ष पर। माई गोव इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 46% रियल टाइम पेमेंट के साथ लगभग 89.5 बिलियन डिजिटल लेन देन किए, जिसके साथ ही दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने के मामले में भारत टॉप पायदान पर पहुंच गया है। इसको भी याद रखेंगे कि डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत जो है वह 1 नंबर पे है। इस लिस्ट में 29.2 मिलियन डिजिटल पेमेंट के साथ ब्राजील दूसरे पायदान पर, जबकि 17.6 मिलियन लेन देन के साथ चीन तीसरे स्थान पर है। वही इस लिस्ट में चौथे पायदान पर थाईलैंड है, जहां 16.5 मिलियन डिजिटल लेन देन हुए। साउथ कोरिया 8 मिलियन डिजिटल पेमेंट के साथ 5वें पायदान पे है। तो 1 नंबर पे डिजिटल पेमेंट में भारत, दूसरे नंबर पे है ब्राजील, थर्ड नंबर पे चीन। यही तीनों याद रखेंगे आप लोग। 1 नंबर पे भारत, 2 नंबर पे ब्राजील और 3 नंबर पे चीन। नेक्स्ट है अधिशेष तरलता। 4 जून 2023 को भारत की बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध तरलता बढ़कर 2.59 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि अधिशेष तरलता कुछ दिनों में 2.1 लाख करोड़ रुपए से घटकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। विदित हो कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध तरलता को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली से अधिशोषित धन की राशि द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि अधिशेष तरलता तब होती है जब बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रवाह लगातार केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार से तरलता की निकासी से अधिक होता है। बैंकिंग प्रणाली में तरलता तत्काल उपलब्ध नकदी को संदर्भित करती है। भारत में तरलता के बढ़ते कारण अग्रिम कर और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का भुगतान, 2000 रुपये के नोटों को जमा करना, सरकारी बॉन्ड का मोचन, उच्च सरकारी खर्चे, आरबीआई द्वारा डॉलर की बिक्री और बढ़ती तरलता का प्रभाव, महंगाई का बढ़ना,
ब्याज दरों में कमी और रुपये का अवमूल्यन। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है वैश्विक दूध उत्पादन। दूध उत्पादन के मामले में भारत विश्व स्तर पर सबसे आगे है। विश्व में कुल दूध उत्पादन में से 23% दूध का उत्पादन भारत में ही होता है, जबकि वैश्विक स्तर पर अमेरिका दूसरे स्थान पर और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। विदित हो कि देश में रोजाना दूध की खपत भी बढ़ी है। वर्ष 1970 में जहां 107 ग्राम प्रति व्यक्ति रोज दूध की खपत थी, वहीं 2022 में यह बढ़कर 444 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई है। भारत के बाद वैश्विक स्तर पर दूध का उत्पादन में अमेरिका को सबसे अधिक 11% से अधिक की भागीदारी है, जबकि वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, जबकि कुल दूध उत्पादन में 7% से अधिक की हिस्सेदारी है। वर्ष 2000 से 2020 तक देश में कुल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, जबकि इन 20 सालों में दूसरे नंबर पर राजस्थान है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश 31,834 टन सालाना दूध उत्पादन के साथ देश में शीर्ष पर था, जबकि 25,573 टन उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर राजस्थान काबिज था, जबकि 17,109 टन उत्पादन के मध्य प्रदेश तीसरे, 15,292 टन के साथ गुजरात चौथे, 15,263 टन के साथ आंध्र प्रदेश पांचवें तथा वहीं 13,348 टन उत्पादन के साथ पंजाब छठे स्थान पर था। तो आप लोग याद रखेंगे, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है, सेकेंड स्थान पे अमेरिका है और थर्ड स्थान पर पाकिस्तान है। इसी प्रकार भारत में एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है, सेकेंड नंबर पे राजस्थान है और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है पूंजी निवेश के क्षेत्र में राज्यों को विशेष सहायता 2023-24। हाल ही में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। यह मंजूरी राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत दी गई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल शामिल है। इस योजना के 8 भाग हैं। यह योजना पहली बार वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। राज्यों को आवंटित धन: बिहार को 9,640 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश को 7,850 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल को 7,523 करोड़ रुपए, राजस्थान को 6,026 करोड़ रुपए, उड़ीसा को 4,528 करोड़ रुपए। ऊपर से 3 आप लोग याद रखेंगे। सबसे अधिक बिहार को आवंटित हुए हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 2,000 रुपए के नोट प्रचलन से बाहर। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने घोषणा की कि वह 2,000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस ले लेगा। हालांकि मौजूदा नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। 30 सितंबर 2023 तक नोट को जमा या विनिमय किया जा सकता है। यह कदम RBI की क्लीन नोट पॉलिसी का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाले करेंसी नोट एवं सिक्के प्रदान करना है। वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के दौरान 500 रुपये, 1,000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद तत्काल मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 2,000 रुपये के नोट का प्रचलन शुरू किया गया था। उपलब्ध अन्य मूल्य वर्ग के नोटों की पर्याप्त आपूर्ति के साथ वर्ष 2018-19 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद की गई थी।
क्योंकि मुद्रा की आवश्यकता का प्रारंभिक उद्देश्य प्राप्त किया जा चुका था। 31 मार्च 2023 तक प्रचलन में शामिल 2000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो प्रचलन के कुल नोटों का केवल 10.8% है। 2000 रुपये के नोटों को बदलने तथा जमा करने की सीमा एक समय में 20,000 रुपये निर्धारित की गई है। गैर खाता धारक भी इन नोटों को किसी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं। नो योर कस्टमर KYC अर्थात अपने ग्राहक को जानिए, मानदंडों और अन्य लागू नियमों के अनुपालन के अधीन बिना किसी सीमा के ये नोट बैंक खातों में जमा किए जा सकते हैं। RBI के अनुसार 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर बहुत मामूली होगा, क्योंकि प्रचलित कुल मुद्रा में इनका हिस्सा केवल 10.8% है। नेक्स्ट है PLI योजना 2.0। 17 मई 2023 को केंद्र सरकार ने IT हार्डवेयर के लिए कुल 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय खर्च के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इसमें IT हार्डवेयर सेक्टर में प्रोत्साहन योजना की मंजूरी के साथ ही किसानों को मिलने वाली खाद पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया गया। इस प्रोत्साहन योजना में से 3.35 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 2,430 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। इससे 75,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके तहत लैपटॉप, टैबलेट व सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर, ऑल इन वन PC, सर्वर आदि आएंगे। PLI 2.0 के तहत कंपनियों को 5% तक प्रोत्साहन मिलेगा। देश में बने पुर्जों के साथ उत्पादन करने पर अलग से भी 4% प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने फरवरी 2021 में 7,350 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ IT हार्डवेयर के लिए पहली PLI योजना को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट है भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बाद नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। भारत इन देशों में पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, रसायन और एल्युमिनियम के सामान का निर्यात करता है। भारत का नीदरलैंड से व्यापार अधिशेष 2021-22 के 8 अरब डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 13 अरब डॉलर हो गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत से निर्यात के मामले में नीदरलैंड ने ब्रिटेन, हांगकांग, बांग्लादेश और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। भारत का नीदरलैंड को निर्यात 2021-22 के 12.5 अरब डॉलर से लगभग 48% बढ़कर 2022-23 में 18.52 अरब डॉलर हो गया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो अमेरिका, इसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात और थर्ड नंबर पे है नीदरलैंड। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है IRDAI का विजन 2047। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने वर्ष 2047 तक सभी के लिए इंश्योरेंस नामक विजन IRDAI विजन 2047 जारी किया, जिसमें बीमा क्षेत्र को व्यापक बनाने हेतु सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक बीमाकर्ता को इस योजना में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि बीमा गतिविधियों में आने वाली समस्याओं को कम करने हेतु IRDA जीवन बीमा फर्मों के सहयोग से बीमा ट्रिनिटी लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है, जिसमें बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक शामिल है। IRDA विजन 2047 के प्रमुख बिंदु। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक नागरिक के पास एक उपयुक्त जीवन, स्वास्थ्य एवं संपत्ति बीमा कवर हो तथा प्रत्येक उद्यम को उचित बीमा समाधान द्वारा समर्थित किया जा सके। इसके साथ ही इसका उद्देश्य भारतीय बीमा क्षेत्र को विश्व स्तर पर आकर्षक बनाना भी है। इसके 3 स्तंभ हैं। वो 3 स्तंभ क्या क्या है?
बीमा ग्राहक, पॉलिसी धारक, बीमा प्रदाता, बीमाकर्ता, बीमा वितरक, मध्यस्थ। इसके लक्षित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। क्या क्या क्षेत्र लक्षित किए गए हैं? सभी ग्राहकों को सही बीमा उपलब्ध कराना, मजबूत शिकायत निवारण तंत्र बनाना, बीमा क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी हेतु इसे सुगम बनाना, बाजार की गतिशीलता के अनुरूप नियामक संरचना सुनिश्चित करना, नवाचार को बढ़ावा देना, मुख्य धारा में प्रौद्योगिकी को लाते हुए प्रतिस्पर्धा और वितरण दक्षता के साथ सिद्धांत आधारित नियामक व्यवस्था की ओर बढ़ना। नेक्स्ट है 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। 25 मई 2023 को जारी एक अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने एक नया स्मारक सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की। यह सिक्का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य रखता है। नया पेश किया गया 75 रुपये का स्मारक सिक्का एक अद्वितीय चतुर्धातुक मिश्र धातु से बना है, जिसमें 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता है। धातुओं का यह मिश्रण टिकाऊपन और दीर्घायु सुनिश्चित करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि 75 रुपये का जो स्मारक सिक्का जारी किया गया है उसमें कितने धातु का समावेश है? तो इसमें 4 धातु का समावेश है, जिसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकेल है और 5% जस्ता है। नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत पत्र। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से महिला सम्मान बचत पत्र को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह योजना नारी शक्ति के लिए कई प्रकार से लाभदायक है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करने के दौरान की थी। इस योजना के तहत भारत सरकार एक बचत प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। यह प्रमाण पत्र 2025 तक जारी किए जाएंगे। यह योजना महिलाओं और लड़कियों के लिए है। वे इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर 2 लाख रुपए की डिपॉजिट सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ब्याज दर 7.5% है। बचत पत्र या बचत प्रमाण पत्र क्या है? आप एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं और बचत प्रमाण पत्र खरीदते हैं। मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपये का भुगतान किया। अब भारत सरकार या उसका प्रतिनिधि डाकघर हो सकता है या बैंक आपके पैसे की रसीद के रूप में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। ये 50,000 रुपये अब फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर काम करेंगे। हालांकि बचत प्रमाण पत्र योजनाओं की ब्याज दरें हमेशा आपके द्वारा भारत में किसी अन्य बैंक में खोली गई सामान्य सावधि जमा से अधिक होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना का ब्याज 7% है। यह प्रमाण पत्र डाकघर से प्राप्त किया जा सकता है। इन बचत प्रमाण पत्र योजना के साथ एकमात्र कमी यह है कि आप जमा राशि को बीच में नहीं तोड़ सकते। उदाहरण के लिए आप 2023 में प्रमाण पत्र खरीद रहे हैं और आपको अप्रैल 2024 में किसी आपात स्थिति के कारण धन की आवश्यकता है। आपके द्वारा निवेश किए गए 50,000 रुपये तब प्राप्त नहीं किए जा सकते। आपको यह राशि परिपक्वता पर ही ब्याज सहित प्राप्त होगी। नेक्स्ट है 100 फूड स्ट्रीट्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवास और शहरी मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय के सहयोग से देश भर में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट्स विकसित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों, फूड ब्रोन इलनेस को कम करने और नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए सुरक्षित और स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यटन क्षमता को बढ़ाना भी है। नेक्स्ट है उड़ान योजना का 5वां दौर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के 5वें दौर की शुरुआत की, जिसे पूरे देश का आम नागरिक उड़ान के नाम से जाना जाता है। इससे पूरे भारत में दूरस्थ और
क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उड़ान 5.0 की प्रमुख विशेषताएं। उड़ान 5.0 श्रेणी 2 20 से 80 सीट और श्रेणी 3680 सीट, यहाँ पे 36 से 80 सीट की उड़ानें पर केंद्रित है, जिसमें मूल स्थान और गंतव्य के बीच की दूरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF को बढ़ाकर 600 किलोमीटर चरण लंबाई कर दिया गया है। यदि औसत त्रैमासिक PLF लगातार 4 तिमाहियों के लिए 75% से अधिक हो जाता है तो विशिष्टता एक्सक्लूसिविटी को वापस लिया जाएगा। एयरलाइंस को रूट दिए जाने के 4 महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा। इस योजना में हवाई अड्डों की एक सूची शामिल है जो तैयार है या जल्द ही संचालन के लिए तैयार होंगे, जिससे योजना के तहत मार्गों को संचालित करना आसान हो जाएगा। एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर को रूट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल और प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट है संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन। संपीड़ित बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन IFGE CBG प्रोड्यूसर्स फोरम द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सहायता से किया गया। यह भारत में संपीड़ित बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस CBG के प्रचार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह सम्मेलन 17 से 18 अप्रैल को आयोजित किया गया। इसमें भारत में संपीड़ित बायोगैस उद्देश्य की वृद्धि और विकास के लिए एक प्रगतिशील नीतिगत ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उद्देश्य और योजना। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योग को अवगत कराना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां नीतिगत संशोधनों की आवश्यकता है। नेक्स्ट है लिथियम के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करेंगे भारत और चिली। लिथियम आधुनिक तकनीक का एक अनिवार्य घटक बन गया है, जो स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तक सबको शक्ति प्रदान करता है। जैसा कि दुनिया अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश कर रही है, लिथियम की मांग आसमान छू गई है। चिली वर्तमान में लिथियम मूल्य श्रृंखला की क्षमता का दोहन करने के लिए भारत के साथ साझेदारी करना चाह रहा है। चिली दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक, इसको भी याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक कौन है तो चिली। चिली लिथियम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया के कुल लिथियम भंडार का लगभग 48% हिस्सा है। देश के विशाल भंडार सालार डी अटाकामा कहाँ पे है तो चिली में है, जो चिली के उत्तर में स्थित एक बड़ा नमक का मैदान। लिथियम को उन ब्राइन से निकाला जाता है जो नमक के फ्लैट के नीचे स्थित होते हैं और बैटरी ग्रेड लिथियम में संसाधित होते हैं। रियासी जिले में भारत का अनुमानित लिथियम भंडार। जम्मू कश्मीर में स्थित रियासी जिले में महत्वपूर्ण अनुमानित लिथियम भंडार है। इस क्षेत्र में खनिज रूप में 5.9 मिलियन टन लिथियम होने का अनुमान है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने सालाल हेमना क्षेत्रों में एक खनिज अन्वेषण परियोजना को अंजाम दिया, जिससे इन भंडारों की खोज हुई। तो भारत में लिथियम का भंडार कहाँ पे स्थित है तो जम्मू कश्मीर में। नई विदेश व्यापार नीति। भारत सरकार ने हाल ही में अपनी नई विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP की घोषणा की है, जो 2015 में शुरू की गई पिछली नीति की जगह लेगी। विदेश व्यापार नीति शेष विश्व के साथ भारत के व्यापार संबंधों के लिए रणनीतियों, नियमों और दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करती है। इस नीति के तहत सरकार को विदेशी व्यापार का समर्थन करने और भुगतान के अनुकूल संतुलन को बनाए रखने के लिए विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के तहत
व्यापार नीतियों को बनाने, लागू करने और निगरानी करने की आवश्यकता है। पिछली नीति 2015 में शुरू की गई थी। इसने 2013-14 में भारत के निर्यात की $465 बिलियन से बढ़ाकर 2019-20 में $900 बिलियन करने की मांग की थी। इसने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की और 2019-20 में अपने शुरुआती कार्यकाल के अंत तक $526.55 बिलियन मूल्य के वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात हासिल करने में सफल रहा। हालांकि महामारी और भू राजनीतिक तनावों के कारण 2020-21 में निर्यात की गति पटरी से उतर गई थी। नेक्स्ट है कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास नीति। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार और बाजार के लिए नियामक निकाय है, ने हाल ही में कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष, कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड के निर्माण की घोषणा की है। यह एक वैकल्पिक निवेश कोष, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF के रूप में आता है। यह तनाव के समय या बाजार अव्यवस्था के मामले में निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद के लिए बैकस्टॉप सुविधा होगी। इस फंड का उद्देश्य कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में विश्वास पैदा करना और द्वितीयक बाजार में तरलता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह TIWG की बैठक। भारत की G20 अध्यक्षता में 28 से 30 मार्च 2023 तक मुंबई में पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप TIWG की बैठक आयोजित की गई। तो TIWG की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये किया गया था आपको मुंबई में। TIWG बैठक G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। TIWG बैठक में व्यापार वित्त पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां व्यापार वित्त अंतर को बंद करने में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विकास वित्त संस्थानों और निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा की गई। सम्मेलन में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है कि डिजिटलीकरण और फिनटेक समाधान व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है DG क्लेम मॉड्यूल। 24 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली भारत में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के डिजिटल दावा निपटान मॉड्यूल DG क्लेम का शुभारंभ किया। यह मॉड्यूल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के दायरे में आता है और दावों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित करेगा, जिससे 6 राज्यों के किसानों को लाभ मिलेगा। यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है कि किसान समयबद्ध और स्वचालित तरीके से डिजिटल रूप से दावा राशि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। नेक्स्ट है PM मित्र योजना। भारत सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 7 PM मित्र पार्क स्थापित करने की घोषणा की। ये पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5F दृष्टि से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य भारतीय कपड़ा उद्योग को खेत से लेकर फैशन और विदेशी बाजारों तक बढ़ावा देना है। PM मित्र योजना की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी और पार्कों को 2026-27 तक स्थापित किए जाने की उम्मीद है, जिसमें कुल 4,445 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2023-24 के बजट में प्रारंभिक आवंटन केवल 200 करोड़ रुपए है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि पार्क करोड़ों का निवेश आकर्षित करेंगे और लाखों नौकरियां पैदा करेंगे। PM मित्र पार्क एक अद्वितीय मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां केंद्र और राज्य सरकारें
निवेश बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, नौकरी के अवसर पैदा करने और अंततः भारत को कपड़ा निर्माण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इन पार्कों के माध्यम से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश और 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट है HUID नंबर क्या है? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर एक 6 अंकों का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसमें नंबर और अक्षर होते हैं। यह परख और हॉलमार्किंग केंद्रों पर आभूषणों के एक टुकड़े पर मैनुअल रूप से मुहर लगाई जाती है। यह ग्राहकों को तीसरे पक्ष के आश्वासन के माध्यम से सोने की शुद्धता और फिटनेस सुनिश्चित करता है। HUID नंबर खबरों में क्यों? केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि भारत में 1 अप्रैल से बिना HUID नंबर के सोने के आभूषणों और सोने के कलाकृतियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। HUID नंबर कौन प्रदान करता है? संख्या पर BIS प्रमाणित परख और हॉलमार्किंग केंद्र पर मुहर लगाई जाती है। पूरे देश में हॉलमार्किंग केंद्र स्थित है। हॉलमार्किंग क्या है? हॉलमार्किंग से सोने की शुद्धता की पुष्टि होती है। सोना बहुत मुलायम होता है, इसीलिए सोने को पहचानने के लिए, कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा जैसी कुछ धातुएं मिलाई जाती है। सोने पर 916 का निशान बताता है कि आभूषण मिश्र धातु से बना है, जिसमें 91.6% सोना है। BIS द्वारा भारत में 6 अलग अलग सोने के हॉलमार्क की अनुमति है। वे 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट के हैं। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध रूप है, इसमें कोई धातु नहीं मिलाई जाती। नेक्स्ट है समर्थ योजना। समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल्स सेक्टर योजना एक मांग संचालित और प्लेसमेंट उन्मुख छाता कौशल पहल है, जिसका उद्देश्य संगठित कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजन करना है। यह राज्य सरकार की एजेंसियों, कपड़ा उद्योग संघों और कपड़ा मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों जैसे कार्यान्वयन भागीदारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिसे मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा। समर्थ योजना खबरों में क्यों है? भारत सरकार अब समर्थ योजना के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उद्योग भागीदारों को जोड़ने की योजना बना रही है। यह पहल इस दशक के अंत तक टेक्सटाइल सेक्टर को मौजूदा 150 से 155 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 250 बिलियन डॉलर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हिस्सा है। योजना में हालिया उपलब्धियां। इस योजना के तहत लगभग 92,000 बुनकरों और कारीगरों को रोजगार मिला है। यह योजना 28 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच चुकी है। इस योजना के तहत 1.5 लाख हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में औद्योगिक क्षेत्र के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और समर्थन करना है। इसका उद्देश्य कपड़ा क्षेत्रों जैसे कि हस्तकला, जूट, रेशम और हथकरघा में वर्तमान श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है UPI और पे नाउ। UPI भारत में मोबाइल भुगतान विधि है। इसी तरह सिंगापुर में पे नाउ एक मोबाइल भुगतान पद्धति है। देशों ने इन 2 मोबाइल भुगतान विधियों को जोड़ने की योजना बनाई है। लिंकिंग का उद्घाटन RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के MD रवि मेनन द्वारा किया गया था। UPI और पे नाउ का लिंकेज G20 प्राथमिकताओं का एक हिस्सा था। 2023 G20 शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख फोकस सस्ता, समावेशी वित्त और पारदर्शी सीमा पार भुगतान पर है।
नेक्स्ट है बायो एशिया 2023 के लिए कंट्री पार्टनर। हैदराबाद भारत की साइबर सिटी है। जिनोम वैली भारत में पहला विश्व स्तरीय बायोटेक क्लस्टर साइबर सिटी में स्थापित किया गया था। तेलंगाना की राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जिनोम वैली में बायो एशिया फोरम का आयोजन करती है। यह फोरम दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक फोरम में से एक है। 2023 में भारत ने इस फोरम की मेजबानी में यूके सरकार के साथ हाथ मिलाया। इस साल यह फोरम एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। बायो एशिया क्या है? यह एक ऐसा मंच है जो बायोटेक उद्योगों के हितधारकों को जोड़ता है। यह फोरम बायोटेक के नेताओं के लिए क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी प्रगति के बारे में जानने का महत्वपूर्ण मंच है। 2023 बायो एशिया फोरम की थीम शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन एडवांसिंग फॉर वन। इसको आप लोग याद रखेंगे कि 2023 बायो एशिया फोरम की थीम क्या थी। तो इसका थीम था शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन एडवांसिंग फॉर वन। वन में ओ का मतलब वन हेल्थ है। इसका उद्देश्य भविष्य की सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों को एकीकृत करना है। वन में एन का मतलब नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ, ओ का मतलब वन हेल्थ, एन का मतलब नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ। इसके तहत फोरम का लक्ष्य बायोटेक क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग करना और वन में ई का अर्थ होता है इक्विटी, जहां उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। नेक्स्ट है क्लाशिनकोव AK-203। क्लाशिनकोव AK-203 एसॉल्ट राइफलों के निर्माण के लिए भारत रूस का संयुक्त उद्यम दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी का एक प्रमाण है। एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से भारत में इन राइफलों के निर्माण का कदम न केवल भारतीय सशस्त्र बलों को अधिक मारक क्षमता प्रदान करता है, बल्कि दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी कार्य करता है। क्लाशिनकोव AK-203 क्या है? तो एक एसॉल्ट राइफल है और यह किसके साथ निर्माण किया जा रहा है? तो भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है ये। नेक्स्ट है गुजरात और राजस्थान भारत में शीर्ष निवेश स्थल। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI आंकड़ों के अनुसार गुजरात ने घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में अन्य सभी भारतीय राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान गुजरात के लिए 3.98 ट्रिलियन रुपये के नए निवेश की घोषणा की गई, जो वित्त वर्ष 2021 के 2.91 ट्रिलियन रुपये के आंकड़े से 273% अधिक है। दूसरी ओर राजस्थान वित्त वर्ष 2022 में भारत में निवेश के लिए दूसरे सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा। दिलचस्प बात यह है कि इस अवधि के दौरान राज्य में विकास की उच्चतम दर देखी गई, जिसमें लगभग 535% की वृद्धि हुई और इसने 2.37 ट्रिलियन रुपये के नए निवेश को आकर्षित किया। तो निवेश में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य गुजरात है और सेकंड नंबर पे राजस्थान है। नेक्स्ट है भारत की आर्थिक विकास दर। फरवरी 2023 में RBI द्वारा जारी चालू वित्त वर्ष 2022-23 में देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि अगले वित्त वर्ष 2023-24 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। विदित हो कि अप्रैल-जून 2023 में विकास दर 7.8%, जुलाई-सितंबर में 6.2%, अक्टूबर-दिसंबर में 6% और अंतिम तिमाही जनवरी-मार्च में 2024 में 5.8% रहेगी। 2023-24 में भारत की GDP दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वैश्विक व्यापार में वृद्धि 2022 के 3.5% के मुकाबले 2023 में 1% के निम्न स्तर पर रहेगी। विकास पक्ष के प्रमुख बिंदु
चालू वित्त वर्ष में सेवा सेक्टर में 9.1% की बढ़ोतरी, तो मैन्युफैक्चरिंग में 4% से अधिक बढ़ोतरी। कृषि और संबंधित उद्योग में 3.5% की बढ़ोतरी और कृषि सेक्टर में निजी निवेश में हो रही लगातार बढ़ोतरी। डायरेक्ट टैक्स में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 18% से अधिक का इजाफा, तो जीएसटी का हर माह 1.40 लाख करोड़ का कलेक्शन। राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य के हिसाब से जीडीपी के 6.4% रहने का अनुमान। निर्यात में कमी के रुख के बावजूद पिछले चालू वित्त वर्ष के अप्रैल दिसंबर में 9% का इजाफा। एमएसएमई का क्रेडिट ग्रोथ 30% तक पहुंचना। बैंक एनबीएफसी के एनपीए में कमी। 8 वर्षों में हुए सुधार कार्यक्रम। आधार, जनधन योजना, मोबाइल कनेक्शन, नेशनल पेंशन स्कीम जैसे वित्तीय समावेशन। बैंकिंग सुधार के तहत बैंकों का विलय और निजीकरण, यूपीआई, डिजिटल इंडिया मिशन, ई-केवाईसी जैसी डिजिटल पब्लिक सुविधा। ईज ऑफ लिविंग में पीएम आवास योजना, जल जीवन सौभाग्य, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई स्कीम। यहाँ पे 2 चीज याद रखना है आप लोगों को। आरबीआई के द्वारा भारत का जीडीपी कितना निर्धारित किया गया है, तो 6 से 6.8% यह अनुमान लगाया गया है। वहीं राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य तय किया गया है वह तय किया गया है 6.4%। नेक्स्ट है जीएसटी क्षतिपूर्ति। फरवरी 2023 में जीएसटी काउंसिल ने राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति के पूरे बकाया 16,982 करोड़ रुपए के भुगतान करने का निर्णय लिया है। कुछ प्रमुख राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। बिहार का है 92 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ का 505 करोड़ रुपए, दिल्ली का 1212 करोड़ रुपए, हरियाणा का 629 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश का 229 करोड़ रुपए, जम्मू कश्मीर का 210 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश का 730 करोड़ रुपए, पंजाब का 995 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश का 1215 करोड़ रुपए, उत्तराखंड का 345 करोड़ रुपए और बंगाल का 823 करोड़ रुपए। जीएसटी बकाया जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है और उसके बाद दिल्ली का है, और बिहार का कितना है, बिहार का 92 करोड़। ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। वस्तु निर्यात। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 9 महीने अप्रैल से दिसंबर में वस्तुओं के निर्यात 332.7 अरब डॉलर था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.09% की वृद्धि है। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में 51.56% की बढ़ोतरी रही। विदित हो कि इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात 16.67 अरब डॉलर रहा। निर्यात में शीर्ष 10 क्षेत्र। भारत जो है किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है? इंजीनियरिंग गुड्स का, पेट्रोलियम उत्पाद, जेम्स और ज्वेलरी, केमिकल्स, ड्रग्स व फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडीमेड गारमेंट, कॉटन, यार्न और हैंडलूम, चावल, प्लास्टिक, लिनोलियम, जिसमें सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स का स्थान है। इसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद का और उसके बाद ज्वेलरी का। तो ये आप लोग याद रखेंगे। निर्यात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है इंजीनियरिंग गुड्स का है, सेकंड नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद है और थर्ड नंबर पे जेम्स और ज्वेलरी है। नेक्स्ट है भारत का डिजिटल लेन देन। जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच WEF के कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत में हुई क्रांति की तस्वीरें पेश की। आर्थिक मामलों की परिचर्या में वैष्णव ने कहा कि दिसंबर 2022 तक भारत में 1500 अरब रुपए का लेन देन डिजिटल माध्यमों से हुआ। यह लेन देन सिर्फ वर्ष 2022 में हुआ। यह लेन देन अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में हुए कुल डिजिटल लेन देन से ज्यादा है। ऐसा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के नीति के चलते हुआ है। भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज। मार्च 2023 में भारत और इटली ने
कहा कि वे अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए स्टार्टअप ब्रिज बनाएंगे, जिससे भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। यह भारत और इटली की रक्षा और वाणिज्य क्षेत्र में संयुक्त पहल है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र में वृद्धि। देश की सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर फरवरी 2023 में 12 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। मांग के लिए अनुकूल हालात और नए कारोबारी सौदों से सेवा क्षेत्र में बढ़त रही। इससे S&P ग्लोबल भारत सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक फरवरी में बढ़कर 59.4 पर पहुंच गई। यह जनवरी में 57.2 पर थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय पिछले 8 साल में दोगुनी हुई है। वित्त वर्ष 2014-15 में नॉमिनल टर्म में देश में सालाना प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपये थी, जिसके 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर दोगुनी 99% बढ़कर 1,72,000 पहुंचने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के मुताबिक स्थिर कीमतों रियल टर्म पर प्रति व्यक्ति आय 2014 के 72,805 रुपये से 33% बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 98,118 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है। नेक्स्ट है भारत की महंगाई दर। IMF जनवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत की चालू वित्त वर्ष 2022-23 में महंगाई घटकर 6.8 से 5% पर रहने का अनुमान है तथा वित्त वर्ष 2023-24 में महंगाई घटकर 4% पर आ सकती है। विकसित देश IMF के अनुसार प्रमुख देशों की विकास दर। अमेरिका का विकास दर 2022 में 4% था और 2023 में 1.4% रहेगा और 2024 में 1% रहने का अनुमान है। और भारत का आप लोग याद रखेंगे, भारत का जो विकास दर है 2022 में 6.8% था, 2023 में 6.1% रहने का अनुमान है और 2024 में 6.8% रहने का अनुमान है। बाकी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है लिथियम भंडार। फरवरी 2023 में कश्मीर के रियासी इलाके में उच्च गुणवत्ता के 59 लाख टन का लिथियम भंडार मिला है। अभी तक भारत इसका 100% आयात करता था। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों व सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोना कही जाने वाली यह धातु बैटरी बनाने के लिए बुनियादी जरूरत है। भारत अमेरिका व्यापार। वर्तमान में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि इससे पूर्व मई 2022 में अमेरिका चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना था। यह भारत और अमेरिका के बीच लचीलेपन व दोस्ताना नजरिए की देन है। वर्तमान में अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार 150 अरब डॉलर से अधिक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो अमेरिका, इसके बाद UAE। नेक्स्ट है जूट पैकिंग अनिवार्य। देश में यहाँ पे निर्यात जो व्यापारिक भागीदार में सबसे बड़ा है अमेरिका और सेकंड नंबर पे चीन है, लेकिन निर्यात में सबसे एक नंबर पे अमेरिका और दूसरे नंबर पे UAE। जूट पैकिंग अनिवार्य। देश में सभी खाद्य पदार्थों और 20% चीनी वाले उत्पादों की पैकिंग जूट के बैग में अनिवार्य रूप से करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में फरवरी 2023 में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जूट वर्ष 2022-23 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 के लिए जूट पैकेजिंग मानदंडों के विस्तार को मंजूरी दी गई। भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमान। फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2022-2023 में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में केवल 15% का योगदान देगा। विदित हो कि वर्ष 2022 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 3.4% थी, जबकि वर्ष 2023 में
यह 2.9% हुआ 2024 में 3.1% रहने का अनुमान है। यूपीआई और पे नाउ 21 फरवरी 2023 को भारत के डिजिटल भुगतान माध्यम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ से जोड़ दिया गया। दोनों ही देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने मोबाइल फोन से यूपीआई आधारित ट्रांजैक्शन की शुरुआत की। इस सुविधा से दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। हिंडनबर्ग रिसर्च फरवरी 2023 में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में अडानी के शेयरों का बाजार मूल्य हजारों करोड़ गिरा दिया। विदित हो कि हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका वित्तीय शोध कंपनी है। रिसर्च फर्म का फोकस एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग पर है। यह 2017 में नॉर्थन एंडरसन द्वारा स्थापित किया गया था, जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और दुर्भावना का आरोप लगाती है। कंपनियों को उनकी रिपोर्ट का विषय रही है, जिसमें अडानी समूह, निकोला, क्लोवर हेल्थ, कंडी और लॉर्ड स्टोन मोटर्स शामिल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री। केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री NFIR की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य कर्ज लेने वालों के लिए कर्ज की मंजूरी और ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाना है। इससे जिन लोगों ने कभी लोन नहीं लिया, उन्हें भी आसानी से लोन मिलेगा। नेक्स्ट है पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इसको देखते हुए आगामी वित्त वर्ष के आम बजट में एथेनॉल आयात को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। हरित ऊर्जा क्षेत्र में यह बड़ी पहल है, जिसे भारत में तेजी से अपनाया जा रहा है। सरकार के पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में चीनी उद्योग क्षेत्र सबसे बड़ा हिस्सेदार है। चीनी उद्योग में अब इथेनॉल उत्पादन के लिए 100% शीरा का उपयोग हो सकेगा। दूसरी तरफ चीनी उद्योग आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सीधे गन्ना के रस से एथेनॉल उत्पादन भी करने लगा है। इससे भी इथेनॉल का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। 1 अप्रैल 2023 से देश के कुछ शहरों के पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध हो रहा है। भारत का पहला 2G इथेनॉल संयंत्र 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 900 करोड़ रुपए की लागत के निर्मित हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के दूसरी पीढ़ी के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। विदित हो कि इस संयंत्र से प्रदूषण में कमी आएगी, क्योंकि पराली जलाने की वजह से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा में प्रदूषण ज्यादा होता है तथा इसके साथ ही देश भर में इस तरह के और संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे हरित रोजगार का सृजन होगा, साथ ही साथ किसानों के आय में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण बमुश्किल 1.4% था, जबकि 2022 में 10.16% मिश्रण किया जा रहा है, जो लक्ष्य में कहीं ज्यादा है। किंतु देश में 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। भविष्य में दूसरी पीढ़ी 2G तकनीकी के तहत भटिंडा पंजाब, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL, बरगढ़ ओडिशा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL, नुमानीगढ़ असम नुमानीगढ़ रिफाइनरी और दावानगर मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स या MRPL में ऐसे संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। भारत में महारत्न कंपनियों की सूची। भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो 13। कौन कौन से हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC), ग्रामीण विद्युत निगम (REC), इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL). ये 13 को आप लोग याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कारोबार करने वाली कंपनी बनने के लिए एप्पल INC को पीछे छोड़ दिया। 29 अक्टूबर 2021 को बाजार बंद होने पर एप्पल लगभग $2.46 ट्रिलियन का था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट लगभग $2.49 ट्रिलियन तक पहुंच गया। एप्पल ने एक साल से अधिक समय तक शीर्ष स्थान पर कब्जा किया था। उल्लेखनीय है कि जून 2021 से माइक्रोसॉफ्ट $2 ट्रिलियन बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी अमेरिकी सार्वजनिक फर्म बन गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी। 18.8 हजार करोड़ $, 13.98 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, जो हुडून की 500 कंपनियों की सूची में 57वें स्थान पर है। RBI गुजरात बना भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार गुजरात देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनने के लिए महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों से पता चलता है कि गुजरात ने वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2020 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडिशन GVA सालाना 15.9% बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए हो गया। GVA एक आर्थिक मौद्रिक है जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को मापता है। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना PMJP नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत उर्वरक और लोगों के लिए एक्स ब्रांड जारी करके एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। अब से देश में सभी उर्वरक उत्पादों का एक ही ब्रांड होगा। यूरिया, DAP, MOP, NPK आदि के लिए एक ब्रांड नाम भी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं SET और उर्वरक विपणन संस्थाओं FME के लिए क्रमशः भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK आदि होगा। उक्त उर्वरक बोरियों पर उर्वरक सब्सिडी योजना नामतः प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना का प्रतीक चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।